तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर किए थे किसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में ही किया था, और आर्टिकल लेकर के 12 से 19 तक हमने इन डिटेल समझाया था। आरक्षण वगैरह के बारे में बताया था कि आरक्षण एससी को क्या दिया गया, एसटी को क्या दिया गया, उसके बाद में काका कालेकर समिति क्या कहा, उसके बाद में बीपी मंडल आयोग क्या कहा। तो इस सब पर चर्चा जो है इन डिटेल हमने कराया है। कोई दिक्कत यदि यह वीडियो नहीं देखे हैं तो देख करके आइए, ज़्यादा समझ में आएगा। और जिस भाई को यहाँ से देखना है उसको भी समझ में आएगी। यह तो पॉलिटी है, थोड़ी आपका कोई साइंस है कि पीछे वाला यूज होगा। समझ में आ रही है बात? तो चलिए आज का क्लास जो है वह मज़ेदार होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। इसी में बताएंगे ना कि पुलिस जब यदि आपको पकड़ेगी तो चालान किस तरह से काटेगी। बिना हेलमेट जो है ना पुलिस आखिर का चालान कैसे काट लेती है, यह किस में लिखा गया है आर्टिकल में। उसके बाद में आपको पुलिस जो है ना पकड़ेगी तो किस तरह से कूटेगी, आईपीसी की धारा क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, उसके बाद में 0 एफआईआर क्या होते हैं, उसके बाद में पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो किस तरह से करेगी, गिरफ्तार करने के बाद आपको कहाँ ले जाएगी, सीजीएम के पास जाइएगा, चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, इंट्रोगेशन कब होगा, कस्टडी में कब लिया जाएगा, अरेस्ट कब किया जाएगा, उसके बाद में फिर सीजीएम के पास भेजा जाएगा, उसके बाद में फिर आपको क्या किया जाता है, रिमांड पर ले लिया जाता है। तो खैर यह सब तो बात की बात है, और आज जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत, आईपीसी की धारा जो है वह क्या कहती है, ठीक है। 1861 में जब आईपीसी आया, ठीक है, उसके बाद में आईपीसी लाया गया तो आईपीसी के धारा में क्या क्या लिखा गया था, 0 एफआईआर क्या होते हैं, मतलब उसके बाद में केस डायरी वगैरह क्या होता है, यह सब की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, सिखा तो देंगे ही। कल की क्लास में आर्टिकल 19 हमने फर्स्ट बता दिया था और इन डिटेल हमने 19 का एक समझाया था। कोई दिक्कत, तो आर्टिकल 19 के बाद अब समझाना है, ठीक है। 19 क्या कह रहा था, तो अनुच्छेद नंबर 19 का, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट क्या कहा था, तो अनुच्छेद 19 का एक कहा था आपका कि अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। अनुच्छेद 19 का एक क्या था, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। समझ में आ रही है बात? अभिव्यक्ति की आजादी कहने का अर्थ है कि आपको बोलने का अधिकार है, उसके बाद में बोलने के अधिकार है, अच्छा बोलने के अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार है। समझ में आ रही है बात? किसी पार्टी का आप क्या कर सकते हैं, झंडा लेकर के पुतला दहन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, तो इसमें आपको अधिकार दिया गया है। समझ में आ रही है बात? किसी का पुतला दहन कर सकते हैं, उसके बाद में और क्या कर सकते हैं, नारा लगा सकते हैं। यह सब किस में कहा गया है, तो आर्टिकल 19 का 1 में कहा गया है। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में आर्टिकल नंबर 19 की 2 अब चर्चा करना है। आर्टिकल 19 के 2 क्या कहता है, 1 का तो बात हम कर लिए थे, कल इन डिटेल किया था। अब 19 का 2 कहता है, इसी में राइट टू इंफॉर्मेशन की बात आती है, सूचना का अधिकार, ठीक है, सूचना पाने का अधिकार। इन डिटेल समझाया था एसबीआई को लेकर के, कोई दिक्कत? खैर चलिए अब 19 का 2 से समझाना है। 19 का 2 क्या कहता है, बिना हथियार सभा करने की आजादी। कोई दिक्कत, बिना हथियार सभा करने की आजादी, ठीक है, सभा करने की आजादी। समझ में आ रही है बात? जैसे कि मान के चलो कि मुखिया जी देखिएगा ना गांव में क्या करते हैं, पंचायत करते हैं, और पंचायत करते हैं तो ऐसा नहीं कि बंदूक के नोक पे, ठीक है, लेकर के पंचायत कर देंगे, नहीं, आप सभा करिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप हथियार नहीं रख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो बिना हथियार सभा करने की आजादी किसमें है, 19 का 2 में है। उसके बाद में 19 का 3 में क्या है, तो संगठन बनाने की आजादी। 19 का 3 ना, 2 के बाद 3, इसमें क्या है, संगठन बनाने की आजादी, ठीक है, संगठन बनाने की आजादी है। समझ में आ रही है बात? संगठन का मतलब होता है कि पार्टी बना सकते हैं, आप अपना बना सकते हैं पार्टी, यह आजादी है पार्टी बनाने की। कोई दिक्कत, तो वही बता रहे संगठन बनाने की आजादी। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा नहीं कि आप संगठन बना लिए तो दूसरों को क्या करिएगा, हानि पहुंचाइएगा। यह संविधान नहीं कहा गया है, संविधान में ऐसी बात नहीं कहा गया है। कोई दिक्कत? अनुच्छेद नंबर 19 का 4, 19 का 4 क्या कहता है, आपको घूमने का आजादी है, ठीक है, घूमने की आजादी, लिख लीजिए, घूमने की आजादी। अब घूमने की आजादी का मतलब है ना कि वहां पे घूम सकते हैं जहां पे आपको घूमने के लिए आजाद किया गया है, ठीक है। अब चल जाइएगा सैन्य छावनी क्षेत्र में, ठीक है, सैन्य लिख लो, सैन्य छावनी क्षेत्र, ठीक है, छावनी क्षेत्र या परिषद लिख लो, छावनी परिषद। अब सुनो, यह जो है यहाँ पर क्या रहते हैं, आर्मी मैन वाले रहते हैं, आर्मी वाले रहते हैं, आर्मी पुलिस रहते हैं। और यहाँ पर यदि आपको रोक लगा दिया गया है ना
यहाँ पर रोक लगाया गया कि आप छावनी क्षेत्र में, छावनी परिषद में नहीं आ सकते, अर्थात आप चले जाइएगा। जैसे बीआरसी को देख लीजिए दानापुर, वहां पर आपको रोक लगाया गया है, पब्लिक को रोक लगाया गया है, कोई दिक्कत, पब्लिक को रोक लगाई गई है। और वहां पर जाइएगा और कहिएगा कि 19(4) हमको कहता है कि घूमने की आजादी है, हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, तो आपको क्या कहेगा कि अच्छी बात है, घूमने की आजादी है, लेकिन आर्टिकल नंबर 34 हमको कहता है कि हमको कूटने की आजादी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आर्मी वाला तुरंत आपको क्या करेगा, कूट देगा। समझ में आई बात? तो 34 के पास आने दीजिए। तो घूमने की आजादी है, अच्छी बात है, लेकिन जहां पे रोक लगा दिया गया है वहां पे आप नहीं घूम सकते हैं। समझ में आई बात? बोलिए, नहीं तो यहां पर जा करके कहिएगा कि मुझे घूमने की आजादी है, तो तुरंत आर्मी वाला कहेगा कि हमको आर्टिकल 34 मिला है, कूटने की आजादी है। ठीक है, तो कुटा जाइएगा, इसलिए दिक्कत में पड़ जाइएगा, इसलिए ध्यान से बात को समझते चलिए। ठीक है, 19(5) क्या कहता है? ठीक है, 19(5) लिखते चलिए ध्यान से, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वह बताते चले। कोई कोई ABC करके लिखता है, 19A 19B 19C करके, जो लिखना है लिखिए। ठीक है, घूमने की आजादी। उसके बाद में अगला, भारत में रहने की आजादी। ठीक है, भारत में क्या है? भारत में रहने की आजादी है। ठीक है, भारत में रहने की आजादी है। जैसे कि मान के चलो सीमा और सचिन का प्यार देखो। ठीक है, प्यार मेरा अमर रहे, यही ना। तो सचिन के साथ जो सीमा आई है ना, इसी आर्टिकल के तहत जो है वह रह रही है पाकिस्तानी, लेकिन भारत में क्या है? रहने की आजादी है। ठीक है, तो आप जो है ना रहने से मना नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत, नागरिकता मिल जाएगी तो पूर्णतः भारतीय हो जाएगी, दिक्कत क्या है? ठीक है, मुझे लगा एक बार कि मैं भी PUBG खेलना स्टार्ट कर दूं, लेकिन दिक्कत की बात है ना, फिर PUBG खेलना स्टार्ट कर देंगे तो पढ़ाएगा कौन? भारत में रहने की आजादी, कोई दिक्कत। उसके बाद में भारत में जमीन खरीदने का अधिकार। ठीक है, भारत में जमीन खरीदने का आजादी, खरीदने की आजादी। समझ में आ रही है बात? खरीदने की आजादी। भारत में आप क्या कर सकते हैं? आए तो रह करके नागरिकता वगैरह मिल जाएगी, तो आप भारत में क्या कर सकते हैं? जमीन खरीद सकते हैं। और यदि नहीं भारतीय हैं तो आप, यदि आप भारतीय हैं, भारतीय नहीं है तो नागरिकता तो लेना पड़ेगा भारत का, तभी ना जमीन खरीदिएगा। और यदि आप भारतीय हैं तो आराम से जमीन खरीद लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए, तो भारत में जमीन खरीदने की आजादी। और अनुच्छेद नंबर क्या कहता है? 19(7). ठीक है, 19(7), 370 आर्टिकल में क्या था? भारत का हिस्सा था जम्मू कश्मीर, और उसमें लिखा गया था ना कि आप भारत में जो है ना जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, 370 आर्टिकल हट गए, वहां पे जाकर के जमीन खरीद लीजिए, कोई दिक्कत। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो भारत में जमीन खरीदने की आजादी 19(6) कहता है। और 19(7) क्या कहता है? तो 19(7) आपका कहता है कि व्यवसाय करने की अधिक आजादी। ठीक है, व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय करने की आजादी। समझ में आ रही है बात? व्यवसाय करने की आजादी। तो ऐसा नहीं कि आप व्यवसाय नहीं करिएगा, पहले 2 कट्ठा जमीन खरीद लीजिए और उस पर आटा चक्की का मशीन खोल दीजिए, कोई दिक्कत, व्यवसाय करने की आजादी है। तो समझ में आई बात? तो यह जो है आर्टिकल नंबर 19 यह इतना कहता है। ठीक है, अब हेडिंग लगाइएगा, अनुच्छेद नंबर 20, कोई दिक्कत। अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो सुनो, अनुच्छेद 20 जो है ना, इसमें कहता है आपका दोष सिद्ध से संरक्षण। ठीक है, दोष एवं सिद्ध से संरक्षण, मतलब लिख लीजिए दोष सिद्ध से संरक्षण। ठीक है, लिख लो, दोष सिद्ध से संरक्षण। दोष सिद्ध से संरक्षण मतलब क्या? दोष सिद्ध से संरक्षण कहने का मतलब है, ध्यान से समझते चलिए बात को, इसीलिए तो लिख दे रहे हैं कि दोष सिद्ध से संरक्षण कहने का अर्थ है कि आपको पुलिस जो है ना एक दोष के लिए एक ही सजा देगी, कोई दिक्कत, एक दोष के लिए एक ही सजा देगी। इसके अनुसार एक दोष के लिए एक सजा, एक दोष के लिए एक सजा का प्रावधान, एक सजा का प्रावधान तथा सजा जो है, तथा सजा उसी समय के अनुसार मिलेगी, सजा उसी समय के अनुसार मिलेगी, कोई दिक्कत, अनुसार मिलेगी। समझ में आ रही है बात? जैसे कोई मान के चलो क्राइम किया 2000 में और वह पकड़ा रहा है 2010 में, 2020 में, तो सजा किसके अनुसार मिलेगा? जब क्राइम किया था उसी के अनुसार सजा मिलेगा, उसी समय के अनुसार क्या होगी? इसको सजा मिलेगी, कोई दिक्कत। चलिए, तो यह क्या कहता है? दोष सिद्ध से संरक्षण। बात समझ में आई कि दोष सिद्ध से संरक्षण क्या कहता है? तो दोष सिद्ध से संरक्षण आपका यह आर्टिकल कहता है कि
आप जो है ना एक दोष के लिए एक सजा भोग सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, सजा क्या होता है? जब तक कि कोर्ट जो है ना आपके ऊपर पूर्णतः क्या करता है, तो पूर्णतः जो है ना आपको दोषी करार नहीं दे देता है, तब तक आपको क्या होगा, दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो दोषी आप तब होंगे जब आपको कोर्ट क्या करेगा, दोषी करार देगा। समझ में आई? तो दोष सिद्ध से संरक्षण, यह आर्टिकल नंबर 20। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 21 लिख लीजिए। पूछता है आर्टिकल वगैरह, खूब पूछता है, इसलिए ध्यान से बात को समझते चलिएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 के बाद 21। ठीक है, 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो चलो लिख लो आर्टिकल नंबर 21। यही आर्टिकल 21 के तहत जो है ना पुलिस वाला जो है बिना हेलमेट के चलिएगा तो चालान काट देगी, कोई दिक्कत। तो दोष सिद्ध से संरक्षण के बाद अनुच्छेद नंबर लिखो, अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब क्या है? इसके अर्थ, कहने का अर्थ है कि आप जो है ना, आपका जीने का अधिकार संविधान दिया है। ठीक है, तो जीने के अधिकार में आपको मरने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि आप जीवित है और आप सोचिएगा ना कि चलो यह हमारा अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो अपने आप को अब समाप्त कर लेते हैं, कोई दिक्कत। तो कभी कभी होता क्या है ना कि व्यक्ति जो है गलत कदम उठा लेता है, और यदि आप बच जाइएगा तो पुलिस पूछेगा कि बताओ तुम जो है अपने आप को समाप्त क्यों कर रहा था। ठीक है, और यदि नहीं बताइएगा तो आपको क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। समझ में आई बात? तो संविधान जो है ना आपको जीने का अधिकार देता है, जीने में मरने का अधिकार नहीं देता है। समझ में आ रही है बात? जीने में मरने का अधिकार नहीं है। तो लिख लीजिए, दोष सिद्ध से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें आपको जीने के साथ जीने का अधिकार, इसमें आपको जीने के साथ मरने का अधिकार नहीं है। जीने के साथ मरने का अधिकार नहीं, अर्थात आप जी सकते हैं लेकिन मर नहीं सकते हैं, यह आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, आप अपने से क्या कर सकते हैं, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जीने के साथ मरने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसमें आपको जीने के साथ मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नहीं है। समझ में आ रही है बात? अर्थात आप जी सकते हैं लेकिन मर नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत। इसी में पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। पर्सनल लिबर्टी कहने का अर्थ है ना कि आपसे जो है ना जोर जबरदस्ती करके कोई नहीं पूछ सकता है। समझ में आ रही है बात? अर्थात जैसे मान के चलिए कि हमको आज मन है कि आज जो है ना हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत, तो हमको से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप क्यों नहीं पढ़ाइएगा। समझ में आई बात? यह हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, तो इसी में पर्सनल लिबर्टी की बात किया गया है इस आर्टिकल के तहत। इसमें ही पर्सनल लिबर्टी LIBERTY लिबर्टी, एकांतवास। ठीक है, समझ में आ रही बात? पर्सनल लिबर्टी, इसमें ही पर्सनल लिबर्टी की चर्चा है। ठीक है, की चर्चा है, ध्यान से समझते चलिए। और इस आर्टिकल के तहत ही, इस अनुच्छेद के तहत ही पुलिस बिना हेलमेट वाले व्यक्ति का चालान काटता है। ठीक है, व्यक्ति का चालान काटता है। समझ में आ रही है बात? तो चालान किस आर्टिकल के तहत काटता है? तो यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कोई दिक्कत। इस अनुच्छेद के तहत ही पुलिस बिना हेलमेट वाले व्यक्ति का चालान काटता है। उसके बाद में नोट में बात लिख लीजिए कि 21 का ए आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है, 21 का ए आर्टिकल क्या कहता है? तो 21 का ए आर्टिकल कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, कोई दिक्कत, शिक्षा की क्या कहा गया है, व्यवस्था किया गया है, कोई दिक्कत। तो लिख लीजिए 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था, यह इंपॉर्टेंट है जी। शिक्षा की व्यवस्था कौन सा संविधान संशोधन करके? 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 2002 द्वारा
जोड़ा गया। समझ में आई बात। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। एक्ट कब का था, मिटा दो इसको। एक्ट जो है यह 2009 था और उसके बाद में 2010 से क्या हो गई, लागू हो गई। अर्थात 6 से 14 साल के बच्चों को आपको यह अनिवार्य है कि आप जो है उसको शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। कोई दिक्कत ऐसा नहीं कि लेकर के कंपनी में खटवा देंगे। समझ में आ रही है बात। जैसे कि मान के चलिए कि बिहार जो है तो पिछड़ा राज्य है ही, ठीक है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो ऐसा नहीं कि नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा, ठीक है। बिहार जो है तो पिछड़ा राज्य है ही। आप बिहार में आइए ना, एक बार आइए ना हमारे बिहार में, पता चल जाएगा कि मजदूरी कैसे होती है यहाँ, ठीक है। 10 साल 12 साल बच्चों को दुकान पर रख दिया जाता है, उसके बाद में 10 से 12 साल के बच्चों को उसके बाद में फैक्ट्री वगैरह में काम कराया जाता है। उसके बाद में देख लो तो दुकान पर रखेगा, होटल पे रखेगा, इस तरह से उससे प्लेट साफ करवाएगा। समझ में आ रही है बात, जो संविधान का उल्लंघन है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर सरकार को क्या करना चाहिए, यह ध्यान देनी चाहिए। तो सरकार कहाँ ध्यान देता है कि हमारा आर्टिकल जो है 21 का ए कहता है ना कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करना है, निश्चित रूप से शिक्षा प्रोवाइड करानी है। कोई दिक्कत। तो मेरे भाई आप यह बताओ, हम तो बिहार से है, आप जहां से भी होंगे, अदर स्टेट से होंगे, उत्तर प्रदेश से होंगे या तो हरियाणा से होंगे, आप जहां से होंगे, दिल्ली से होंगे, कहीं से होंगे, तो बताओ कि यहाँ पर जो है संविधान लागू काहे नहीं हो रही है। ठीक है, हर एक स्टेट को हम बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन प्रशासन जाती है, उसके हाथ से खाती भी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। अब कार्रवाई जो है किसके ऊपर, बच्चा के ऊपर थोड़ी करोगे, होटल में रखने वाले व्यक्ति के, जो होटल में रखा है उस व्यक्ति के ऊपर किया जाएगा कार्रवाई। समझ में आ रही है बात। और इस बच्चों के लिए क्या होगा, सरकार जो है एक अलग से कोई प्रावधान करेगा, ठीक है, तब ना कुछ होगी। समझ में आ रही है बात। तो लेकिन तो प्रावधान संविधान में यहाँ लिखा गया है, लेकिन सरकार तो करेगा ही नहीं। ठीक है, कुछ बच्चा का भी मजबूरी रहा होगा, तभी तो वह 10 साल 12 साल से कमाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। समझ में आई बात। एक्ट कब का है, तो एक्ट जो है ना, ठीक है, 2009 का है। बिल होता है, देखो जैसे बिल हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ रहेगा तब तक वह बिल हो जाएगी, और जैसे ही राष्ट्रपति जी सिग्नेचर कर देंगे तो यह बिल जो है ना वह एक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत। तो एक्ट है 2009 का, और लागू कब होता है, तो लागू जो है ना यह 2010 से हो जाती है। कोई दिक्कत। तो 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 21 का ए के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई है। कोई दिक्कत। जहां पर ए मिल जाएगा ना तो आप समझ जाइएगा कि यह संविधान में जो है ना बाद में जो है ना संशोधन करके जोड़ा गया है। कोई दिक्कत। बाद में संशोधन करके क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अब जो है ना 21 में कुछ कुछ जो है कि पट्टा स्वामी केस क्या कहता है, परमानंद कटारा केस क्या कहता है, नवतेज तोड़ केस क्या कहलाता है। कोई दिक्कत है। उसके बाद में बाबा रामदेव केस क्या कहलाता है। समझ में आ रही बात। एमसी मेहता केस में क्या कहा गया। तो चलो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात को लिखा देते हैं, इसको मिटा दें। चलिए, समझ में आ रही है बात। चलो मिटाता हूं। ध्यान से आप बात को समझते चलिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, कोई दिक्कत। लेकिन समझते चलिए, समझिएगा तभी आपको फील आएगा पॉलिटी मेन। ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य को बता देता हूं। ठीक है, कि पट्टा स्वामी केस क्या है, परमानंद कटारा केस क्या है, नवतेज तेर, ठीक है, यह केस था, नवतेज कौर केस था। इसमें क्या कहा गया, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात को लिख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य। समझ में आ रही बात। महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। अब देखो इस महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला क्या आता है, तो सबसे पहले आता है पट्टा स्वामी केस। ठीक है, पट्टा स्वामी केस में क्या कहा गया, तो पट्टा स्वामी केस में कहा गया कि निजता का अधिकार, अर्थात आप जो है ना जबरन किसी से नहीं पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत। तो यह पट्टा स्वामी केस लिख लीजिए। पट्टा स्वामी केस। ठीक है, पट्टा स्वामी केस में क्या कहा गया है,
निजता की अधिकार कहा गया है, निजता का अधिकार, ठीक है, निजता का अधिकार। इसका अर्थ यह है ना कि आप जबरन जो है किसी से कुछ नहीं पूछ सकते हैं, जबरन, ठीक है, जबरन किसी से कुछ ना पूछने की आजादी, ठीक है, ना पूछने की आजादी, ठीक है। आप जबरदस्ती जो है ना किसी से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं पूछ सकते हैं। जैसे आधार कार्ड वाला केस जो है ना, इसी में था, पट्टा स्वामी केस में। समझ में आ रही है बात? अर्थात मान के चलो कि हमसे पुलिस कह रहा है ना कि बताओ कि तुमने ऐसा किया है, तो हमारा मन होगा तो बताएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं बताएंगे। यह कोई रोक टोक थोड़ी है। समझ में आ रही है बात? तो जबरन किसी से कुछ ना पूछने की आजादी। उसके बाद में विशाखा गाइडलाइंस लिख लो। दूसरा केस था कौन सा? विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, गाइडलाइंस। इसमें क्या कहा गया? विशाखा गाइडलाइंस में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया ना कि जो उत्पीड़न हो रही है महिलाओं का, ठीक है, उसको रोकने के लिए यह लाया गया विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। तो कार्यस्थल पर हो रहे अत्याचार महिलाओं के ऊपर, उसको रोकने के लिए क्या किया गया? यह लाया गया। कोई दिक्कत? विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है। कार्यस्थल पर लिख लो, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण रोकने के लिए, महिलाओं के साथ यौन शोषण रोकने के लिए, समझ में आ रही है बात? यौन शोषण रोकने के लिए क्या लाया गया? तो यह विशाखा गाइडलाइंस लाई गई। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? कि मान के चलो कोई महिला जा रही है रास्ते में और उसके साथ कोई गलत हरकत करता है ना, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगी? कार्रवाई की जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर। समझ में आई बात? यह विशाखा गाइडलाइंस में कहा गया। उसके बाद में नवतेज केर, ठीक है, लिख लो। तीसरा अगला विशाखा गाइडलाइंस और अगला नवतेज तेर कोष, ठीक है, नवतेज तेर कोष। इसमें क्या कहा गया? नवतेज तेर केस, ठीक है, केस होगा ना, केस। इसमें क्या कहा गया? तो इसमें जो है ना समलैंगिक जो है ना अपराध नहीं, तो लिख लो समलैंगिकता, लिख लीजिए समलैंगिकता, जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। समलैंगिकता अपराध नहीं, ठीक है, अपराध नहीं। मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत मैं तोतरा जाता हूं, ठीक है। समलैंगिकता अपराध नहीं है, ठीक है। नवतेज तेर कोष में क्या कहा गया? तो नवतेज तेर कोष में कहा गया कि समलैंगिकता अपराध नहीं, और इसके तहत जो है ना आईपीसी 377 की धारा जो है ना वह समाप्त की कर दी गई, ठीक है। आईपीसी धारा 377 क्या हो गया? यह समाप्त हो गया। समझ में आई बात? आईपीसी धारा, इंडियन पिनल कोड जो है ना 377 क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो समलैंगिकता अपराध नहीं। उसके बाद में चौथा लिख लीजिए, परमानंद कटारा केस, ठीक है, परमानंद कटारा केस। इसमें क्या कहा गया? तो परमानंद कटारा केस में सुनो, इसमें जो है ना कार्यस्थल पर जो है जो भी व्यक्ति है उसको उठा करके अस्पताल में पहुंचाना। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? सही समय पर, अर्थात इलाज की बात कही गई, ठीक है। तो परमानंद कटारा केस में क्या कहा गया? सही समय पे इलाज, सही समय पर इलाज। जैसे कि मान के चलो कि कोई व्यक्ति का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको क्या होगा? आपको कर्तव्य होगा कि आप उठा करके उसे अस्पताल तक पहुंचाइए, ठीक है, सही इलाज के लिए। यदि मान के चलो कि आप अस्पताल ले जाते समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है, तो आपके ऊपर जो है ना पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि आपका कर्तव्य था अस्पताल तक पहुंचाना। अब वह बेचारा को नहीं बचा सके तो हम क्या करें? यह केस में कहा गया, परमानंद कटारा केस में। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? नहीं तो मालूम चलेगा कि ले जाने वाला ही फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी ना जी, ऐसे तो कोई उठाएगा ही नहीं। तो इस केस में क्या कहा गया? परमानंद कटारा केस में कि सही समय पर इलाज। उसके बाद में पांचवा लिख लीजिए, बाबा रामदेव केस, ठीक है, रामदेव केस लिख लीजिए, बाबा रामदेव केस, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? तो बाबा रामदेव केस में कहा गया है कि नींद लेने का अधिकार, ठीक है, नींद लेने का अधिकार। अब सुनो, यह बेचारे जो है ना बाबा रामदेव क्या कर रहे थे? योग कर रहे थे, पतंजलि वाले योग कर रहे थे दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली में जब यह योग कर रहे थे ना, तो पुलिस आकर के इनके पर योगासन नहीं कुदासन कर दिया, ठीक है। अब यह बेचारे चल गए सुप्रीम कोर्ट।
अब यहाँ पर यह जब सुप्रीम कोर्ट चल गया ना, तो कह रहे हैं कि महोदय हमारा जो है ना, यह जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मुझे जीने की आज़ादी है, उसका उल्लंघन हुआ है। तो कहा कि कैसे बताइए। तो महाराज हम जो है ना रात के समय योग थोड़ी कर रहे थे, वहां पर तो सो रहे थे, और यह हमारा अधिकार है, सोने का अधिकार है, और पुलिस आकर के योगासन समझ करके कुदासन कर दिया। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ है, हमारा उल्लंघन हुआ है। तो जज कहते कि तुम बात ठीक कह रहे हो। समझ में आ रही है बात। तो यह क्या हुआ, परमानंद बाबा रामदेव केस में यह कहा गया नींद लेने का अधिकार। उसके बाद में अगला MC मेहता केस, लिख लीजिए छठा MC मेहता केस, MC मेहता केस। ठीक है, MC मेहता केस कहने का मतलब क्या है, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की बात कही गई। ठीक है, शुद्ध पर्यावरण कहने का मतलब अभी देख लो कि मैक्सिमम राज्यों में क्या हो गया है, डीजल वाले गाड़ी जो है ना, छोटे जो 3 पहिया है डीजल वाले गाड़ी, टेम्पो, ऑटो वगैरह, यह बंद हो गए हैं। क्यों बंद हो गए हैं, इसके तहत। ठीक है, शुद्ध पर्यावरण जो है ना MC मेहता केस के तहत बंद हो गए हैं। कोई दिक्कत, आर्टिकल 21 के तहत ही तो क्या करता है पुलिस जो है ना, बिना हेलमेट वाले व्यक्तियों का चालान काटता है। अर्थात जो वैसे गाड़ी होते हैं जो ज्यादा फॉग देते हैं, धुआं फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाते हैं, इसी आर्टिकल के तहत जो है ना क्या होता है, उसका चालान काटा जाता है। मान के चलो गाड़ी चला रहे हो बेचारा 1995 वाला 2024 में, तो एकदम फटफटाएगा ना जी, और इतना ज्यादा पॉल्यूशन फैलाएगा कि कहे की बातें नहीं है। तो MC मेहता केस में क्या कहा गया, शुद्ध पर्यावरण की बात कही गई। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। अर्थात आप जो है खराब गाड़ी लेकर के, धुआं फैलाने वाला, प्रदूषण फैलाने वाला गाड़ी लेकर के रोड पे चलिएगा तो पुलिस जो है ना गाड़ी के साथ साथ आपको भी जब्त कर लेगी। कोई दिक्कत, और चालान काट देगी। समझ में आ रही है बात। तो यह सब महत्वपूर्ण कुछ केस था और तथ्य था जो हमने बता दिया। अब आर्टिकल आता है 22। इससे पहले मार्कल में इंक पिला देता हूं, बना रहिएगा। कोई दिक्कत, चाहे एक मार्कल हम और देखते हैं यहाँ पर रखे हैं, यह वाला चल रहा है कि नहीं। ठीक है, यह ठीक ठाक चल रही है, इंक तो डाला हुआ है। चलो इसको भी देखते हैं, जब तक चलती है मिटा दें। चलिए अब हेडिंग लगाइए आर्टिकल नंबर 22। समझ में आ रही है बात। आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। अब आएगा मजा इसमें, पुलिस जब आपको गिरफ्तार करेगी तो क्या क्या करेगी आपके साथ। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए अनुच्छेद नंबर 22। हर एक अनुच्छेद को बताते चल रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। अनुच्छेद नंबर 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, तो अनुच्छेद 22, ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 22 जो है ना यह कहता है आपका गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण, ध्यान से बात को समझते चलिए। गिरफ्तारी से संरक्षण कहने का अर्थ है कि आपको पुलिस जो है ना वह किस तरह से गिरफ्तार करेगी, इस आर्टिकल में बताया गया है। कोई दिक्कत, लेकिन इससे पहले आप नोट में बात डाल करके लिख लीजिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात, दो गो। ठीक है, कि क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और उसके बाद में अगला क्या था, दोष सिद्ध से संरक्षण, क्या इसको अवलंबन किया जा सकता है, मतलब कि इसको हटाया जा सकता है आपको राष्ट्रीय आपात के समय। तो सुनो, इसको नहीं हटाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात। क्या आपको जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, मौलिक अधिकार का, मौलिक अधिकार को हटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है, लेकिन जो है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। यह सवाल खूब पूछता है। ठीक है, तो लिख लीजिए आपातकाल के समय, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का अवलंबन, या मौलिक अधिकार, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। अवलंबन जो है, मौलिक अधिकार का अवलंबन संभव है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को समाप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 एवं 21 को छोड़कर। ठीक है, 21 को छोड़कर। समझ में आई बात। 20 और 21 को किसी भी हालत में आपके ऊपर से नहीं हटाया जाएगा। कोई दिक्कत, चाहे कोई भी आपात लगे देश में, आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी
अवलंबन नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत, सबका अवलंबन किया जा सकता है लेकिन 20 एवं 21 को अवलंबन नहीं किया जाएगा। तो यह खूब पूछता है, याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा कि संविधान का रीढ़ जो है ना वह किस अनुच्छेद को कहा जाता है। कोई दिक्कत, तो लिख लीजिए संविधान का रीढ़ जो है ना आर्टिकल 19 को कहा जाता है। संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़ अनुच्छेद 19 को कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? संविधान का रीढ़ कहा जाता है। यह बात को लिख लीजिए। और अब आइए गिरफ्तारी से संरक्षण। कोई दिक्कत, गिरफ्तारी से संरक्षण कहने का अर्थ है कि गिरफ्तारी दो तरीका से होती है। एक होता है दंडात्मक, या तो आप जो क्या किए हैं, गलत किए हैं अर्थात दंड के भागी है तो दंडात्मक हो जाएगा। और एक जो है ना बिना आप दंड किए हुए भी क्या हो सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं। तो लिख लीजिए, एक आता है पुनेटिव और एक आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो लिख लीजिए यहाँ पर दंडात्मक, दंडात्मक, और एक होता है आपका निवारक निरोध। ठीक है, दूसरा दंडात्मक, दंडात्मक निवारक निरोध। ठीक है, निवारक निरोध। अब इसमें देखो होता क्या है। ठीक है, दंडात्मक निवारक निरोध, इसमें पुनिटिव की बात किया गया है, पुनिटिव, और यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो लिख लीजिए पुनिटिव, पुनिटिव दंडात्मक, और यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। कोई दिक्कत? अब सुनो इसमें क्या है और इसमें क्या है, तो पहले इसको समझते हैं तब इसको बाद में समझेंगे। ठीक है, आज ही खत्म कर देंगे इसको, चिंता मत करिए। दंडात्मक पुनिटिव और एक दंडात्मक निवारक निरोध। अब सुनो इसमें क्या होगा। जैसे आप कोई जो है गलत किए तो आपको पुलिस क्या करेगी, दंड देगी। जाहिर सी बात है, किसी का मर्डर वगैरह कर देंगे तो पुलिस आपको तो पकड़ के ले जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में झगड़ा हुआ और झगड़ा में किसी को मार करके आपने क्या कर दिया, सिर फोड़ दिया, तो पुलिस क्या करेगी, आपको उठा करके ले ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए दंडात्मक क्या होता है, यह जो है ना कब दिया जाता है। ठीक है, तो यह जो है ना आपका दंड करने पर क्या किया जाता है, आपको दिया जाता है। तो दंडात्मक में क्या होता है, तो दंडात्मक में यदि आप कोई गलत किए हैं अर्थात किसी को हानि पहुंचाए हैं तो आपको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 22 का एक क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 22 का एक। ठीक है, गिरफ्तारी के समय जो है ना, गिरफ्तारी के समय पुलिस क्या करेगी, आपको गिरफ्तार करेगी, लेकिन कंडीशन बताया गया है कि आपको गिरफ्तार कैसे करेगी। अब ऐसा नहीं कि कोई पुलिस आए और आपको गिरफ्तार कर ले। पुलिस का यह क्या बनता है, दायित्व तो बनता है कि आपको FIR बताए। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम प्राथमिकी दर्ज। कोई दिक्कत, तो गिरफ्तार करने से पहले FIR दिखाना अनिवार्य है। यह आर्टिकल नंबर 22 का 1 कहता है। तो लिख लो, गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी से पहले FIR दिखाना अनिवार्य है। ठीक है, दिखाना क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। किसको, पुलिस को। FIR बोले तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है, रिपोर्ट होती है। प्रथम प्राथमिकी दर्ज, प्रथम प्राथमिकी दर्ज। समझ में आई बात, प्रथम प्राथमिकी दर्ज। गिरफ्तारी से पहले FIR दिखाना अनिवार्य। अब सुनो बात को ध्यान से, अनुच्छेद नंबर 22 का 2 क्या कहता है। अब आपको पुलिस आएगी गिरफ्तार करने, तो आप जो है ना उससे सबसे पहले कहिएगा कि आप जो हमको गिरफ्तार करने आए हैं तो बताइए कि हमने क्या किया है। तो बताएगा वह कि आपने जो है ना इसका मर्डर किया है, कि आपने झगड़ा में गया है, कोई दिक्कत, आपका यह नाम दिया है। तो यह जो है ना पुलिस बताएगी। तो कहेगी कि अब यह आप दोष किए हैं तो आपको पकड़ने आए, मतलब कि गिरफ्तार करने आए हैं। तो आप क्या करिएगा, पुलिस से जो दरोगा जी हैं उनसे कहिएगा कि आप FIR दिखाइए। ठीक है, हमको आप ऐसे कैसे ले सकते हैं, हमारे ऊपर जो FIR हुआ है उस FIR को क्या करिए, दिखाइए। तो पुलिस यदि आपको FIR दिखाएगी तब आप कहिएगा कि ठीक है चलिए, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने गलतियां नहीं किए हैं। तो कहिएगा कि ठीक है चलिए आपके साथ चलते हैं, कोई दिक्कत। यदि आपको पुलिस FIR नहीं दिखाती है, ठीक है, तो आप क्या चल जाइएगा, सीधा चल जाइए हाई कोर्ट।
समझ में आ रहा है ना बात। और कहिएगा कि महोदय हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो 21 मिला है ना, उसका उल्लंघन हुआ है। बिना एफआईआर दिखाए हमको पुलिस ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। कोई दिक्कत? ऐसे पुलिस जो है ना आपको बिना एफआईआर करे हुए गिरफ्तार नहीं करती, इंट्रोगेशन करती है, ठीक है, पूछताछ कर सकती है, यह कहा गया है, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ठीक है। पूछताछ कर सकती है कि बताओ तुमने यहाँ पर लड़ाई होते देखा है, तो कहेगा कि यस देखे हैं। तो पूछेगा बताओ कौन कौन था, तो सर हम पता नहीं, देखे हैं लेकिन मुझे पता नहीं। तो यह पुलिस जो है आपसे कर सकती है, लेकिन गिरफ्तार अरेस्ट नहीं कर सकती है। कस्टडी में लेना और अरेस्ट करना दोनों में अंतर होता है, बताता हूं, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 22 का 2 क्या कहता है? अब पुलिस क्या कर ली, आपको गिरफ्तार कर ली, कोई दिक्कत? अब सुनो, गिरफ्तार करेगी तो क्या क्या होगा। 24 घंटा के अंदर जो है ना क्या होता है, इसको सीजीएम के पास भेजना होता है। सीजीएम बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश के पास क्या होता है, कोर्ट में भेजना होता है। अब जब कोर्ट में भेजेगा तो क्या होता है, पुलिस का काम होता है जांच पड़ताल करना और सजा देना काम होता है, किसी को दोष से ठहराना, दोषी ठहराना उसका काम होता है कोर्ट का। कोर्ट आपका प्रावधान करेगी कि आपको क्या किया जाए। जैसे कि मान के चलो कि आर्टिकल नंबर आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहता है कि आपको जीने का अधिकार है, कोई दिक्कत, लेकिन जीने में मरने का अधिकार नहीं है। 22 गिरफ्तारी से संरक्षण कहता है, तो अर्थात इसका सीधा सीधी अर्थ बनता है कि यदि कहीं झगड़ा हुआ है, कोई दिक्कत, और आप उस झगड़ा में शामिल है, तो पुलिस आकर के दरोगा पूछे कि बताओ क्या तुमने इसका झगड़ा में साथ दिया है, तो कहना कि बिल्कुल हमने दिया है, ठीक है। तो बताओ कि इस फलना बाबू का तुमने क्या कर दिया, सिर पे वार कर दिया तो सिर फट गई, ऐसा क्यों तुमने किया? तो कहना कि महोदय झगड़ा लड़ाई में जो है, जो दरोगा जी आएंगे तो कहना कि झगड़ा लड़ाई में हमने क्या किया, वार किया, ठीक है, अपने बचाव के लिए। और मुझे पता नहीं कि अपने बचाव के लिए जब वार किए तो उसका जो है सिर पर लग गई, तो अब हम इसमें क्या करें, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें, तो दरोगा जी कहेंगे ना कि तब तो तुमने गलत किया है, तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगी, चलो ठीक है। तो तुम क्या करना कि सबसे पहले यदि कोई जाएगा थाना में एफआईआर कराने, ठीक है, जैसे किसी को तुमने थूर दिया भर मतलब, आराम से थूर दो, यदि तुम मजबूत हो तो एकदम कन्फर्म थूरो, ससुर को तभी तो पता चलेगा, समझ में आई बात, उसको एकदम कन्फर्म थूरो। यदि वह जाता है थाना में एफआईआर करने, तो तुम कहाँ चल जाओ कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के 500-1000 रुपया वकील को दे करके आप क्या करिए, तो आप जो है स्टाम्प पेपर पर ले करके और एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए, अग्रिम जमानत ले लीजिए, सीआरपीसी के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत आप क्या कर लीजिए, अग्रिम जमानत ले लीजिए, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। और एंटीसिपेटरी बेल में कहिए कि महोदय हमारे गांव में झगड़ा हुई है, ठीक है, और उस झगड़ा में हमको आशा है कि हम नहीं वहां थे, हम वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारा नाम दिया जाएगा। तो बताइए कि हमारा यहाँ पर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या हो रही है, उल्लंघन हो रही है। तो अर्थात अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कुछ दिन का समय चाहिए। तो जज साहब कहेंगे कि आदमी जो है ना यह बहुत बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है, इसको एक काम करते हैं, हम जो है ना कुछ दिन का समय दे देते हैं, ठीक है। तो 14 दिन का 15 दिन का जज के ऊपर है, आपको समय दे देगा एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल दे देगा। और एंटीसिपेटरी बेल लेकर के आप अग्रिम जमानत लेकर के क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद में जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी ना, तो यहाँ पर आइए और आराम से बैठ जाइए कुर्सी लगा करके घर पर, दरोगा जी आएंगे थाना में से एफआईआर लेकर के, क्योंकि 22 का 1 क्या कहता है, 22 का 1 कहता है कि गिरफ्तारी से पहले एफआईआर दिखाना अनिवार्य होगा, ठीक है। अर्थात दरोगा जी जब आ करके आपको एफआईआर दिखाएंगे तो पूछेंगे कि बताओ तुमने क्या इसका सिर फोड़ा है, तो कहना कि यस हमने इसका सिर फोड़ा है। तो क्यों फोड़ा है, तो इसलिए फोड़े हैं कि हम अपने बचाव के चक्कर में इस पर वार किया, तो मुझे क्या पता कि इसकी सिर पर ही लग जाएगी और सिर फट गई। तो कहेंगे दरोगा जी ना कि तुम चलो हमारे साथ, तो कहना कि बिल्कुल चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक कोर्ट से लाए हुए हैं पेपर, और पेपर को इस तरह से दिखा देना एंटीसिपेटरी बेल को, ठीक है। दरोगा जी कहेंगे कि दाहिने मुड़ बाएं चल, ठीक है। दरोगा जी के बाबूजी का हिम्मत नहीं होगा कि आपको गिरफ्तार कर लेगा, कोई दिक्कत। तो एंटीसिपेटरी बेल का यह आपका नियम था, कोई दिक्कत। चलिए अब लिख देता हूं, तो गिरफ्तारी से पहले एफआईआर दिखाना अनिवार्य होगी। उसके बाद में अब सुनो
ठीक है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटा के अंदर सीजीएम चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट के पास क्या होता है, भेजना होता है। किसको? पुलिस को। जो थाना में पकड़ करके ले गया है, थाना में कितना दिन तक रखा जा सकता है? मात्र 24 घंटा तक उसे रखा जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से समझते चलिए बात को, तो लिख लो। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटा के अंदर सीजीएम के यहाँ 24 घंटा के अंदर सीजेएम, ठीक है, सीजेएम होता है। सीजेएम का मतलब क्या होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। लिख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट लिखो, चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट, समझ में आ रही बात है। मुख्य दंडाधिकारी होता है, मुख्य दंडाधिकारी जज को बोला जाता है जी, मुख्य दंडाधिकारी। तो गिरफ्तारी के बाद 24 घंटा के अंदर सीजीएम के पास पेश करना, ठीक है, पेश करना होता है, ठीक है, पेश करना होता है। बात समझ में आ रही है? गिरफ्तारी के बाद 24 घंटा के अंदर सीजीएम चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट के मुख्य के पास पेश करना होता है, मुख्य दंडाधिकारी के पास क्या होता है? पेश करना होता है। और अनुच्छेद नंबर 22 का 3 क्या कहता है? तो 22 का 3 कहता है कि अब क्या कर सकते हैं आप, जब गिरफ्तार हो गए, ठीक है, गिरफ्तार हो गए तो आपको वकील रखने का आजादी है, ठीक है। गिरफ्तारी के बाद वकील रखने की आजादी, लिख लीजिए। गिरफ्तारी के बाद वकील रखने की आजादी, ठीक है, वकील रखने की आजादी। समझ में आ रही है बात? वकील रखने की आजादी। वकील का मतलब होता है एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट। जैसे कि एक बात बताएं, एक बेचारे वकील साहब जो है ना मास्टर साहब से अझुरा गए, ठीक है। वकील साहब जब मास्टर साहब से अझुरा गए तो बेचारे जो है ना वकील साहब क्या किए? वकील साहब अपने कुआं को बेच दिए, ठीक है, मास्टर साहब से कुआं को बेच दिए। और जब पानी निकालने गए मास्टर साहब तो कहे ना वकील साहब कि हम कुआं बेचे हैं, पानी थोड़ी बेचे हैं, ठीक है। तो मास्टर साहब कहे कि ठीक है, अच्छी बात है। अब यह चल गए कहाँ पे? आराम से घर पे चल गए। फिर उसके बाद में दूसरा दिन गए तो वकील साहब कह रहे हैं कि कुआं बेचे हैं, पानी थोड़ी बेचे हैं। तो मास्टर साहब कहे ना कि वकील जी आप एक काम करिए, हमारे कुआं में से जो है ना आप पानी को निकाल करके ले जाइए, नहीं तो आपसे क्या लेंगे? किराया लेंगे। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो टीचर होता है, ठीक है, वकील होती है, टीचर से बराबरी उसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। समझ में आई बात? तो खैर यह तो बात की बात था। गिरफ्तारी के बाद वकील रखने की आजादी, ठीक है। यह 22 का 3 का था, गिरफ्तारी के बाद वकील रखने की आजादी, ठीक है। अब सुनो, वकील के कहने पर क्या होगा? वकील के कहने पर कोर्ट आपको क्या कर देगी? या तो बेल दे देगी और नहीं तो आपको जेल दे देगी। समझ में आ रही है बात? आज जेल होई कल बेल होई, ठीक है, इस तरह से है ना जी। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा नहीं करना। गिरफ्तारी के बाद वकील रखने की आजादी है, ठीक है। और वकील के कहने पर क्या करेंगे? जज साहब या तो आपको जेल दे सकते हैं, नहीं तो बेल दे सकते हैं, ठीक है। और जेल देंगे तो देखिए क्या क्या होगा आपके साथ, ठीक है। इसको मिटार दे। अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान से समझ लो कि 22 का 2 गिरफ्तारी के बाद 24 घंटा के अंदर क्या होता है? कोर्ट में पेश करना होता है। जो भी दंडाधिकारी होता है ना, जो भी दंड किए होता है व्यक्ति, उसको क्या होता है? कोर्ट में पेश करना होता है। अब मान के चलो कि कोई जो पुलिस वाला है सैटरडे को, शनिवार को क्या करता है? शाम में किसी अपराधी को पकड़ता है। अब वह 24 घंटा रखेगा कहाँ पे? थाना में रखेगा, क्योंकि संडे को तो कोर्ट क्या रहती है? बंद रहती है। अब संडे को कोर्ट बंद है तो क्या संडे को पेश किया जाएगा? तो नहीं, मंडे को पेश किया जाएगा। बात समझ में आई? मंडे को क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। समझ में आई? मंडे को पेश किया जाएगा और पूछेंगे जज साहब कैसा तुम क्यों किया, 24 घंटा के अंदर क्यों नहीं पेश किया? तो कह देना है, ठीक है, कि हम जो है ना गिरफ्तार किए हैं, ठीक है, गिरफ्तार किए हैं, दरोगा जी के लिए है, हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन सैटरडे के बाद संडे थी, संडे के दिन कोर्ट बंद था, इसलिए हमने पेश नहीं किया, ठीक है। चलिए, तो यह तो बात की बात है। गिरफ्तारी के बाद वकील रखने की आजादी, और वकील के कहने पर क्या होंगे? तो देखो जज साहब जो है ना आपको क्या कर सकते हैं? आपको
बेल दे सकते हैं, नहीं तो जेल दे सकते हैं। चलिए लिखता हूं आगे, समझ में आ रही है। अब सुनो, जेल दे देंगे तो क्या क्या हो जाएगा आपके साथ। चलिए समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो दिक्कत वाली बात है। चलो, वकील के कहने पर, वकील के कहने पर जज साहब या तो जेल भेज सकते हैं या रिहाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत, रिहाई कर सकते हैं। ध्यान से बात को समझिए, वकील के कहने पर जज साहब या तो जेल भेज सकते हैं या रिहाई कर सकते हैं। अब सोच लो, रिहाई कर दिया चलो तब तो दिक्कत ही नहीं है, अगर जेल भेज दिए तो क्या करेंगे। जेल भेजने के बाद देखो, जेल भेजने के बाद अब ध्यान से समझ लो, एसपी जी का पावर कितना बड़ा होता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस का, ठीक है। उससे नीचे होते हैं डीएसपी, डिप्टी ऑफ सुपरिटेंडेंट पुलिस, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इस सब का पावर क्या होता है। जेल भेजने के बाद, अब सुनो, जेल भेजने के बाद क्या क्या होगा। पुलिस आपको क्या करेगी, इंट्रोगेशंस पे लेगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जेल भेज देगी तो आपका ऐसे ही थोड़ी किया जाएगा। 14 दिन के लिए आप जेल भेजेगा, कम से कम तो जज साहब 14 दिन के लिए एकदम कंफर्म तय हो जाइए कि 14 दिन आप जेल में जाइएगा, क्योंकि आपके ऊपर से शक नहीं मिटाया है। तो वकील के कहने पर भी क्या करेंगे, जज साहब बेल नहीं देते हैं, ठीक है। लगता है ना जज साहब को कि यह अपराधी है, तो आपको किसी भी कीमत पर आपको नहीं बेल देंगे, कहेंगे कि ठीक है अगला जो है ना तारीख होगी ना उसमें इनको देखा जाएगा, ठीक है। 14 दिन पर इनको क्या करे, 14 दिन को इनको रिमांड पर नहीं, 14 दिन के लिए इनके कस्टडी में लिया जाए, ठीक है। 14 दिन के लिए इनको कस्टडी में लिया जाए। जज साहब ऐसे कहते हैं ना, 14 दिन के लिए कस्टडी में लिया जाए, जैसे कि लगता है ना कि उस बच्चा और बेचारे को जो है ना ससुराल भेज रहे हैं। जिस तरह से 14 दिन जेल है, आखिरकार जेल नाम क्यों पड़ा, समझ में आ रही है बात। 14 दिन जो है ना सीधे कस्टडी में रख देंगे। तुम दोष किया हो कि नहीं किया हो, क्या किया हो, कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ध्यान से सुन लो बात को, कि अच्छी बात है कि दरोगा जी के साथ आप जो है ना उलझिएगा तो थोड़ा सा आप जो है ना जानकारी वगैरह रख करके उलझिएगा, नहीं तो नाम है दरोगा, द रो चाहे गावल लेकिन द, समझ में आ रही है बात। इसी को कहा जाता है दरोगा। अब मान के चलो कोई दरोगा से उलझ गया तो क्या करेंगे, दरोगा जी उसको गिरफ्तार करके ले जाएंगे, और उसके बाद में जो तुम नहीं भी किया है वह केस को तुम्हारे ऊपर लाद देंगे। अब मान के चलिए कोई अपराधी पकड़ाया हुआ है बंदूक के साथ, ठीक है, पैसा के साथ, मोबाइल के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो है ना तुम्हारे सिर पे पट्टी बांध करके सामने रख करके फोटो खींच लेंगे, कहेंगे कि हमने इतना सामान के साथ इसको पकड़ा है। अब लो, अब जज साहब के सामने जाइएगा तो कहिएगा ना कि हमारे सामने तो ऐसा कोई था ही नहीं महोदय। तो जज साहब ऐसा थोड़ी है कि आपके कहने पर मान जाएंगे, कोई दिक्कत। और उसके बाद में दरोगा जी के कहने पर क्या होगा कि मतलब दरोगा जी का बात मान जाएंगे। जज जो है ना, जज को जो मतलब आता है, मतलब कि जो मन में आती है वही काम करते हैं, कोई दिक्कत। तो जज साहब को लगता है कि दोनों झूठ बोल रहा है कि दोनों सही बोल रहा है, इसलिए यह कंफ्यूजन में होते हैं, और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए समय ले लेते हैं और कहते हैं कि इनको जो है ना 14 दिन के लिए क्या किया जाए, हिरासत में रखा जाए, ठीक है, हिरासत में रखा जाए। उसके बाद 14 दिन बाद देखा जाएगा। आप जो है ना अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वकील को रखते हैं कि ताकि हमारे ऊपर दोष न लगे, कोई दिक्कत। वकील देखोगे तो क्या होता है, दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से वह जिताना चाहता है, दूसरा तरफ से वह जिताना चाहती है, कोई दिक्कत। तो वकील इसीलिए तो रखा जाता है कि ताकि आपको निर्दोष साबित कर सके किसी तरह से, कोई दिक्कत। चलिए खैर ये तो बात की बात है। तो जेल भेजने के बाद क्या होगा, जेल भेजने के बाद यदि आप जो है ना बहुत बड़ा अपराध कर दिए हैं, कोई दिक्कत, बहुत बड़ा अपराध कर दिए, अब बहुत बड़ा अपराध कर दिए तो सुनो, अब जज साहेब क्या कहेंगे, अपने तो आएंगे नहीं चेक करने, ठीक है, घटना स्थल पर। अब पुलिस को रिपोर्ट करेंगे कि जाओ यह जो है ना क्या क्या किया है, इसको क्या करो, पूछताछ करो, और जितना इंफॉर्मेशन मिलता है हमारे इंफॉर्मेशन को क्या करो, हमको इंफॉर्मेशन को दो, ठीक है। तो पुलिस क्या आएगी, जांच करने आएगी। अब जांच करने आएगी तो क्या होगा, जेल भेजने के बाद पुलिस क्या होगी, पुलिस घटना स्थल पर जांच करने आती है, पुलिस घटना स्थल पर जांच करने आती है तो
उसके हाथ में केस डायरी होता है, ठीक है, उसके हाथ में केस डायरी होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात है, उसके हाथ में केस डायरी होता है। अब सुनो, यह केस डायरी क्या होता है, तो आप ध्यान से थोड़ा सा देखना कि दरोगा जी जहां पर घटना होती है तो बार बार आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके मोहल्ला में कोई झगड़ा लड़ाई किया, वह बेचारे जेल चला गया है, ठीक है, लेकिन बार बार जो है ना दरोगा जी आकर के पूछते हैं, कभी इससे तो कभी उससे, कोई दिक्कत, क्योंकि यह तो दरोगा जी का कर्तव्य है सूचना को प्राप्त करना, कोई दिक्कत, यदि आप जानते हैं तो बताइए, नहीं जानते हैं तो मत बताइए, बात खत्म, ठीक है। तो दरोगा जी मान के चलिए आपसे पूछेंगे कि बताओ जी यहाँ पर घटना हुआ है उस दिन, तो क्या तुमने देखा है, तो कहोगे कि नहीं देखा है, ठीक है, तो कहेंगे कि तुम्हारा नाम बताओ, उसके बाद में बाबूजी का नाम बताओ, तो ऐसा नहीं कि बाबूजी का नाम बताएंगे हम अपना नाम बताएंगे तो ले दरोगा हमरो टारगेट कर लेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, यह केस डायरी में लिखने के लिए जो है ना ऐसा करता है, कोई दिक्कत। उसके बाद में नाम लिखा लेगा और कहेगा कि जरूरत पड़ने पर फिर से तुमसे पूछा जाएगा, कोई दिक्कत, इसीलिए व्यक्ति सीधा न कर जाता है कि बाबू हम तो देखबे नहीं किए हैं, सीधा देखने वाले व्यक्ति भी सीधा कह देता है कि हम नहीं देखे हैं, और जो कह देता है कि हाँ हम देखे हैं तो उसका नाम लिख लेंगे, उसके बाबूजी का नाम लिख लेंगे, मोबाइल नंबर लिख लेंगे केस डायरी में, उसके बाद में तारीख लिख लेंगे, जौन तारीख को गए हुए हैं, उसके बाद में टाइम मिला लेंगे, घर ही पहले रहते हैं दरोगा जी ना, तो मोबाइल तो जरूर रखेंगे, ठीक है, टाइम निकाल करके और लिख देंगे, कोई दिक्कत। इसी तरह से यह केस डायरी क्या बन जाता है, यह केस डायरी जाता है जज साहब के सामने, जज के सामने पेश किया जाता है, जज के सामने पेश करने पर, जज के सामने पेश करने पर यह चार्जशीट बन जाती है, चार्जशीट बन जाती है, ध्यान से समझो बात को जी, चार्जशीट बन जाती है, यह आईपीसी के धारा में यह शामिल किया गया है जी चार्जशीट को, ठीक है, जज के सामने पेश करने पर यह चार्जशीट बन जाती है, ठीक है, और यह आईपीसी के धारा में सेक्शन में क्या है, यह इंक्लूड है, ठीक है, यह आईपीसी के धारा, आईपीसी इंडियन पिनल कोड लिख लो, इंडियन पिनल कोड, ध्यान से समझते चलिए बात को, इंडियन पिनल कोड आईपीसी के धारा में शामिल है, यह आईपीसी के धारा में शामिल है, ध्यान से सुन लो, शामिल है, तथा यह 1800 तथा यह 1861 में लाया गया था, 1861 में लाया गया था, याद रखिएगा 1861 में क्या किया गया था, लाया गया था। जज के सामने यह केस डायरी जाएगी तो केस डायरी क्या हो जाएगा, चार्जशीट बन जाएगी, और जो डायरी में दरोगा जी नाम लिख करके गए हुए हैं, अब कहेगा कि बताइए यह व्यक्ति कौन थे, तो दरोगा जी कहें कि जब हम घटना स्थल पर गए हैं तो यह व्यक्ति से पूछे हैं कि बताओ तुमने क्या घटना होते देखा है, तो इन्होंने कहा कि देखा है, तो दरोगा जी को कहेंगे ना जज साहेब कि जाइए उनको बुला करके लाइए, कोई दिक्कत, अरेस्ट मत करिए, कस्टडी में लाइए कि अरेस्ट करिए, तो कस्टडी में लिख ले लीजिए, कस्टडी में मतलब अपने अंडर में ले लीजिए, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी और कस्टडी का मतलब होता है अपने अंदर ले लेना, कोई दिक्कत, अपने साथ ले लेना, समझ में आ रही है बात। और अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, क्योंकि तुमने दोष किया है, ठीक है, कोई गलत काम किया है तब जाकर के अरेस्ट किया जाता है, और कस्टडी में लिया जाता है पूछताछ करने के लिए, तो कस्टडी अलग है और अरेस्ट अलग है, समझ में आई बात, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है, ठीक है। चलिए, तो आईपीसी के धारा में यह शामिल किया गया है। अब दरोगा जी आपको उठा करके ले जाएंगे, क्योंकि आपने तो बताया है कि घटना स्थल पर हमने घटना को होते हुए देखा है, अब जाइएगा जज साहब के सामने तो पूछेंगे कि बताओ जी तुमने क्या देखा है, ठीक है, और जो जो पूछेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। यह कहा गया है आपका केस डायरी में, कोई दिक्कत। अब सुनो, यह तो केस डायरी हो गया। एक हमसे पूछा एक बच्चा कि सनहा क्या होता है, सुनो, एक सनहा होता है, गांव में आप रहते होंगे तो सनहा होता है, सनहा क्या होता है, सुनो, सनहा का मतलब होता है ना कि जैसे मान के चलिए हमको किसी व्यक्ति से डर है, कोई दिक्कत, ऐसे तो डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है, इसलिए फिर भी बता देता हूं, ध्यान से समझिए बात को। इसमें क्या कहा गया है, गलत करने से डरता हूं, नहीं तो ऐसे सही पर किसी के बाप से भी नहीं डरता। तो सनहा, ध्यान से समझिए बात को, सनहा में क्या होता है, तो सनहा में कहने का अर्थ है ना कि यदि किसी व्यक्ति से आपको क्या है, भय है कि हमारे साथ यह गलत कर सकता है, कोई दिक्कत, हमारे साथ गलत कर सकता है, हो सकता है कि हमको यह वार कर दे अकेला में, तो आपको उससे डर है, तो आप क्या करिएगा,
एक FIR लिखा दीजिएगा ऑलरेडी, कोई दिक्कत। थाना में क्या होता है, FIR लिखा दीजिए कि हमको इस व्यक्ति से डर है, अर्थात हमको कुछ भी होगा ना, हमको कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार जो है केवल और केवल यह व्यक्ति रहेगा। तो क्या हो जाता है, यह सनहा हो जाता है। और यह सनहा जब लिखा जाती है जिसके नाम पर, तो पुलिस उसको इन्फॉर्म करता है कि आप शांत हो जाइए, आपके ऊपर क्या किया गया है, यह सनहा लिखाई गई है, कोई दिक्कत, यह सनहा लिखाई गई है। अगर इसको कुछ होता है तो यह सनहा जो है ना क्या होगा, आपका FIR में बदल जाएगा। बात को ध्यान से समझिए, बात को FIR में बदल जाएगा, समझ में आई, FIR में बदल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, जो दरोगा बनने का सपना देख रहे हो ना, वह ध्यान से बात को समझते चलिए, कोई दिक्कत। अब बताएंगे ना DSP और SP का पावर, अब ध्यान से सुनो। ये सब अगल बगल का जो भी बात है ना उसको खखोरना पड़ता है, इसलिए बात को बता रहे हैं। FIR में क्या होगा, बदल जाएगा। तो सनहा क्या हो जाएगा, या FIR में बदल जाएगा, कोई दिक्कत। तो सनहा समझ में आ गया, IPC समझ में आ गया, इंडियन पिनल कोड। अब CRPC क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यह बताते हैं, कोई दिक्कत। इसको मिटा दे। चलिए, बात समझ में आ रही है, तब तक के लिए बना रहिएगा। 1 मिनट में मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलो, टाइम देखने गए थे, मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है, बोरिंग तो नहीं ना लग रहा है, बोलो। बोरिंग लगना नहीं चाहिए, जिस दिन पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगा उस दिन दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बोरिंग नहीं लगने देना है। अभी तो 22 का दंडात्मक निवारक निरोध तो बताना ही है, ठीक है। चलिए, दंडात्मक हो गया। अब दंडात्मक में सुनो, अब क्या होगा, इतना तो कहानी हो गई। अब यदि सुनो, पुलिस को गिरफ्तारी के बाद, ठीक है, गिरफ्तारी के बाद की कहानी बता रहा हूं, गिरफ्तारी के बाद की कहानी। अब इसके बाद जो अभी बताए थे, गिरफ्तारी के बाद की कहानी सुनो, ठीक है। कहानी है सब्जी। गिरफ्तारी के बाद की कहानी क्या कहता है कि यदि मान के चलो घटना स्थल पे पुलिस जाता है, दरोगा जी जाते हैं और दरोगा जी को कोई रिपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि केस डायरी लेकर के जाएंगे तो उनको क्या होगा, FIR लिखने के लिए और केस डायरी बनाने के लिए उनको कोई व्यक्ति बता ही दे। उनका मन, व्यक्ति का मन नहीं बताए, बात खत्म। तो व्यक्ति का जब नहीं बताएगा कोई बारे में उसका, तो दरोगा जी क्या करेंगे, दरोगा जी जो है ना गिरफ्तारी के बाद जज साहब से कहेंगे ना कि जज साहब, जो गिरफ्तार किए हुए हैं अपराधी को, हमको क्या करिए, हमको कुछ दिन के लिए दे दीजिए, ठीक है। इससे क्या करना है, पूछताछ करना है, कोई दिक्कत, पूछताछ करनी है, समझ में आई बात, पूछताछ करनी है। अब सुनो, पूछताछ करेगा तो क्या होगा, गिरफ्तारी के बाद सुनो, पुलिस के कहने पर, पुलिस के कहने पर जज साहब अपराधी को पूछताछ के लिए दे सकते हैं, पूछताछ के लिए दे सकते हैं। अब सुनो, पूछताछ के लिए अपराधी को देंगे तो क्या होगा। अब पुलिस आपके साथ क्या करेगी, यदि बड़ा अपराध किए हैं, 2-3 गो मर्डर किए हुए हैं, तो देखो पुलिस आपके साथ पहला क्या करेगी, इंट्रोगेशन करेगी। इंट्रोगेशन, ठीक है। इंट्रोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करेगी कि बताओ जी, क्या तुमने मर्डर किया है, वास्तव में किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो कहिएगा कि नहीं सर, हम मर्डर नहीं किए हैं, हम तो बहुत ही निर्दोष हैं, ठीक है। हम तो फूफा के शादी में, फूफा के शादी नहीं, फूफा जी बनिएगा तो शादी क्या, समझ में आ रही है बात। तो इंट्रोगेशन पूछताछ करेगा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर आप कभी कभी जाइएगा ना तो हॉस्पिटल वाला जो है ना, वह कभी भी आपको जाली सर्टिफिकेट नहीं बना करके देगा, मेडिसिन वाला, जानते हो क्यों, इसलिए ना कि हमसे आ जाएगा पुलिस पूछताछ करे और कहीं हमारे ऊपर छापा पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको बताते हैं ना कि यदि कहीं पे अपराध होता है और आप नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, चले जाइए अस्पताल, सरकारी अस्पताल में, वहां एक पुर्जा कटा लीजिए और उसके बाद में उसको आराम से संयोज करके रखिए, कोई दिक्कत। इससे आपको फायदा क्या होगा ना कि यदि आपके ऊपर कोई नाम दे देगा दुश्मनी से, तो यह ले जा करके दिखाइएगा कि महोदय, जब हम घटना स्थल पर थे ही नहीं तो बताइए कि हमारा नाम इसमें कैसे आ गया।
कोई दिक्कत? तो कहेंगे जज साहब ना कि बताओ तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो सबूत के तौर पर आप दिखा दीजिएगा कि हमारे तो क्या हुआ था, तबीयत खराब था, हम अस्पताल गए थे, और उसी से आप क्या करिएगा, बच जाइएगा, कोई दिक्कत? और नहीं तो आप क्या करिए, बैंक वगैरह में चले जाइए जहां पे कैमरा लगा हुआ, सीसीटीवी कैमरा, और उसके सामने आराम से हाथ ऐसे हाय हेलो करिए, कोई दिक्कत? और टाइम को क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? आप कहिएगा ना कि कहाँ कहाँ गया है, वह क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। और जज साहब जब ऐसा करेंगे तो आप कहिएगा कि महोदय जब हम घटनास्थल पर थे ही नहीं तो हमारी नाम क्यों आ गई? तो कहेगा कि तुम्हारी क्या सबूत है, तो बता दीजिएगा कि हम यहाँ यहाँ गए थे, आप उसका फोटो चेक करिए सीसीटीवी का। तो जज साहब क्या करेंगे, परमिशन देंगे, और फोटो जब आपकी आ जाएगी तो कहा जाएगा कि नहीं तुम निर्दोष हो, ठीक है? तो यह सब बचाएगा, कोई दिक्कत? खैर चलिए, समझ में आ रही है बात? तो यह इंट्रोगेशन पूछताछ की बात कही गई है। अब पुलिस आपको क्या करेगी, अपराधी से पूछताछ के लिए जब जज साहब दे देंगे तो पहले पूछताछ करेगी, उसके बाद में पूछताछ करने के बाद आपको कस्टडी में ले लेगी। कस्टडी, ठीक है? कस्टडी का मतलब होता है हिरासत, हिरासत अपने अंडर में ले लेना, कस्टडी में ले लेगी। कस्टडी, TUDY होता है कस्टडी, ठीक है? और कस्टडी का मतलब होता है हिरासत। जब तक पुलिस आपको नहीं परमिशन देगा तब तक आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो यह कस्टडी में ले लेगी। यदि आपको नहीं हिरासत में लिया, ठीक है, तो क्या करेगा, यदि पुलिस का जांच पड़ताल ठीक से नहीं हुआ तो आपको अरेस्ट कर लेगी, ठीक है? अरेस्ट कर लेगी। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी, ठीक है? गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तारी, ठीक है? समझ में आ रही है बात, गिरफ्तारी, कोई दिक्कत? उसके बाद में गिरफ्तारी कर लिया है, अब क्या करेंगे, फिर से क्या करेगा, यह जज साहब के पास भेज देगा, कहेगा कि कुछ नहीं मिला, घटना स्थल पर ही क्या होगी, मिलेगी। तो जज साहब के पास भेज देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CGM, ठीक है, कोर्ट में क्या हो जाएगा, इसको भेज दिया जाएगा, ठीक है? अरेस्ट के बाद क्या होगा, CJM, चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट, चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, कोई दिक्कत? भेज देंगे, समझ में आ रही बात, भेज देंगे। अब इसके तहत क्या होगा, CGM जो है ना, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, लिख लो, क्रिमिनल प्रोसीजर, CR क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट होता है, ठीक है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट, CRPC के तहत क्या करेंगे, आपको गिरफ्तारी करने के बाद CGM साहब क्या करेंगे, आपको सजा दे देंगे। और नहीं तो पांचवा, यदि अरेस्ट करने के बाद थी, गिरफ्तारी के बाद CGM को नहीं दिया तो रिमांड पर ले लेगा। पुलिस क्या करेगा, रिमांड पे ले लेगा। समझ में आ रही है बात? पुलिस जो है ना वह क्या करेगा, रिमांड पर ले लेगा, ठीक है? रिमांड कहने का अर्थ होता है ना कि आपको क्या कहेगा ना कि तुम बताओ, अच्छा से बताओगे कि मैं समझा दूं। और पुलिस जो है ना एक स्पेशल रूम बना करके रखता है और वहां पर ले जा करके बड़ी मार मारेगा, इतना मारेगा ना कि कहने की बात ही नहीं है रिमांड पर लेने पर। और इसमें देखिएगा ना तो व्यक्ति जो है ना, अपराधी जो है, तुरंत 2 घंटा में क्या करता है, वसूल देता है अपने अपराध को, ठीक है? तो लास्ट में यह पुलिस करता है, रिमांड पे ले लेता है, और उसके बाद में फिर से अब ले जाएगा ना कि चलो हम जो पूछताछ करने के लिए लाए थे तुम्हें, हमारा यह मिशन क्या हुआ, सक्सेस हुआ, ठीक है? मिशन जो है ना वह सक्सेस हुआ रिमांड पर लेने के बाद। अब रिमांड पर के बाद ले जाएगा CGM के पास पुलिस, और CGM के पास ले जाएगा ना तो जज साहब से पूछा, जज साहब पूछेंगे कि बताओ तुमने इसको ले गया, ठीक है, पूछताछ के लिए, तो क्या क्या पूछताछ किया, क्या सबूत मिली? तो जज साहब के कहेंगे ना कि जज साहब कहेंगे कि क्या क्या तुमने कलेक्ट किया, इकट्ठा जानकारी किया? तो कहना, दरोगा जी कहेंगे कि हमने यह जानकारी इकट्ठा किया। उसके बाद में पूछेंगे इस मुजरिम से कि बताओ तुमने ऐसा कहा है? तो जज साहब के सामने कहिएगा कि महोदय हमने कहा है, ठीक है? जज साहब के सामने कहिएगा कि महोदय हमने ऐसा नहीं किया है लेकिन वहां पे कहा है। तो पूछेंगे कि क्यों? तो हमारी जो है ना यह डरा करके, धमका करके, ठीक है, इतना ना मार मारे हैं, इतना ना मार मारे हैं कि जबरन हमको झूठ बोलवा दिया गया है, हम तो ऐसा करबे नहीं किए हैं। अब देखो तो दरोगा जी का जज साहब क्या करेंगे, फटकार लगाएंगे कि बताओ तुमको हमने क्या किया था, पूछताछ के लिए भेजा था, तुम कौन होता है इसको सजा देने के लिए? कोई दिक्कत?
कौन होता है सजा देने के लिए। समझ में आ रही है बात। यदि एसपी वगैरह लिया हुआ है तो सुनो, एसपी लिया हुआ है रिमांड पर आपको, तो एसपी साहब बगल में ऐसे हाथ पर लेकर के डंडा और ठोकते रहते हैं और तुम्हारे तरफ ताकते रहते हैं। समझ में आ रही है बात। यदि कहीं गलती से कह दिया कि हमको कस्टडी में लेने के बाद जो पूछताछ करने के लिए लिया गया है रिमांड पे, उसमें बड़ी मार मारा गया है, तो जज साहब एसपी को भी नहीं समझेंगे, ठीक है, एसपी को भी गजब फटकार लगाएंगे। समझ में आई बात। तो डरे कोई मुजरिम कहता ही नहीं है। तो यदि आपको पुलिस कहे कि क्या तुमने ऐसा काम किया है, तो आराम से कहिएगा कि बिल्कुल हमने किया है, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई पुलिस कहता है कि तुमने अपराध किया है, तो कहना है कि बिल्कुल हमने अपराध किया है, क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य नहीं माना जाएगा। यह आर्टिकल नंबर आपका 21 कहता है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कोई दिक्कत, पुलिस के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य नहीं माना जाएगा, लेकिन जज के सामने दिया गया गवाही साक्ष्य माना जाएगा। कोई दिक्कत। खैर, उसके बाद में अब यह सब कहानी समझ में आ गई कि कैसे रिमांड पे लेगा। अब सुनो, अब मान के चलिए किसी एसपी का नाम धर दिए और जज साहब से फटकार खाया है और अब बहुत बड़ा अपराधी है, ठीक है, और एसपी जान रहा है, तो फिर से क्या करेगा, आपके लिए क्या करेगा, पूछताछ करने के लिए फिर से रिमांड पर ले लेगा आपको, ठीक है। जज साहब से फिर क्या करेगा, पेश करेगा। दरोगा जी को तो नहीं देगा, लेकिन आपका एसपी कहेगा, तो एसपी के सामने कहने पर क्या होगा, रिपोर्ट देने पर जज साहब को एसपी को दे देंगे कि ले जाइए, बिल्कुल ले जाइए, रिमांड पे पूछताछ करिए, किसी तरह से इसको अपराध घोषित करिए, नहीं तो निर्दोष साबित करके इसको रिहाई करेंगे। कोई दिक्कत। अब एसपी जब ले जाएगा ना उठा करके, तो कहेगा ना कि बीच रास्ते में आगे चलेगी दरोगा की गाड़ी, पीछे चलेगा दरोगा की गाड़ी, उसके बाद में एसपी की गाड़ी, और बीच में आपको रखा जाएगा। कोई दिक्कत। और सुनसान जगह पर ले जाया जाएगा, और सुनसान जगह पर ले जाने के बाद एसपी साहब कहेंगे कि बेटा तू भाग जाओ, ठीक है, यहाँ से अब क्या करो, भाग जाओ। कोई दिक्कत। अपराधी कहेगा कि नहीं भागेंगे। समझ में आ रही है बात, नहीं भागेंगे। एसपी साहब मारेंगे लात से, कहेंगे कि भागो, कि जल्दी भागता है कि नहीं। अब तुम जो है ना, जो भी कोई अपराधी है, तुम क्यों, कोई भी अपराधी बड़ा अपराध किया है तो उसको एसपी क्या करेगा, भगा देगा, और भगाने के बाद गोली मार देगा सीधे, ठीक है, गोली मार देगा। और उसके बाद में जब गोली मार देगा ना, तो अपना कहीं वर्दी वगैरह फाड़ लेगा, उसके बाद में कुछ भी कर सकता है, एसपी है बाबू, ठीक है। एसपी का पावर भी एसपी की तरह ही है। समझ में आ रही है बात। और जा करके जज साहब से कह देगा कि हमारे ऊपर यह वार किया है, जब सेकंड बार हमने क्या किया, पूछताछ के लिए ले जा रहा था, तो हमारे ऊपर इसने वार किया है, तो महोदय अपना जान बचाने के लिए क्या किया है, इसको गोली मार दिए हैं। समझ में आई बात। बोलिए। विकास दुबे को जो है ना इसी तरह से तो ठोक दिया गया, और पता चला बाद में ना कि गाड़ी पलटने से उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। बोलिए, तो इसी के तहत जो है ना ठोक दिया गया। तो एसपी का पावर समझ में आई। तो यह हमने दंडात्मक के बारे में बताया, और कल की क्लास में क्या करेंगे, दंडात्मक निरोध, यह 22 के 4 क्या कहता है इसके बारे में कहेंगे, ठीक है। 22 के 4 क्या कहता है, मीसा कानून क्या था। कोई दिक्कत। 1950 में सबसे पहले लाया गया, ठीक है, दंडात्मक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। 1971 में मीसा लाया गया, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा के बाद पोटा लाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और उसके बाद में टाडा लाया गया, टेररिज्म एक्टिविटी डिडक्टिव एक्ट। उसके बाद में अस्पा क्या होता है, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट होता है। एनएचआरसी क्या होता है, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। समझ में आ रही बात। राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है, रासू का, ठीक है। तो यह सब पर चर्चा जो है ना कल करेंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है बात। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और पॉलिटी का क्लास करते रहिए। पॉलिटी पढ़ने से एक फायदा होगा ना कि समाज में आप तो एक जीने का तरीका सीख जाइएगा, तथा साथ साथ जो है ना संविधान आपको क्या दिया है यह बात को एक्चुअल आपको पता लग जाएगी। कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और लंड फंड के चक्कर में नहीं रहना है, ध्यान से पढ़नी है बात को। कोई दिक्कत। समझ में आ रही है बात। अच्छा से पढ़िए, कोई भी लंड फंड के चक्कर में मत रहिए। लंड फंड के चक्कर में जो रहेगा उसकी रिजल्ट जो है वह नहीं होगी। समझ में आ रही बात। एक बच्चा कहा कि सर वह हाय भी बोलती है बाय भी बोलती है, तो हमने उसे जवाब दिया कि बाबू वह हाय भी बोलेगी बाय भी बोलेगी, बच्ची है, भेजा पगलाएगा तो भाई भी बोलेगी। समझ में आ रही है बात। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।